नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम 8वीं कक्षा के इतिहास का अध्ययन करते हुए आपके नवे अध्याय जिसका नाम है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। तो जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ चैप्टर पे इसके पहले मैं 3 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूँ और आपके समक्ष यह चौथा वीडियो है। तो विद्यार्थियों, इस चौथे वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि तत्कालीन बम्बई प्रांत, जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, वहाँ के रहने वाले ज्योतिराव फूले, जो कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, उस वक्त जिसे हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहते थे वह अब 2 भाग में बट गया है। एक भाग महाराष्ट्र है और दूसरा गुजरात। तो चूँकि आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो नक्शों में कुछ तब्दीलियां ज़रूर हुई हैं, लेकिन ज्योतिबा फूले या ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, जो कि इनकी पत्नी थी, इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से ही है और महाराष्ट्र राज्य में इनके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं उसको मील का पत्थर माना जाता है। तो बच्चों, चलिए आप सब पेज नंबर 118 पे फोकस कीजिए। बच्चों, आपके समक्ष देखिए जो तस्वीर दिख रही है वो ज्योतिराव फूले या ज्योतिबा फूले की है। उनको ज्योतिबा फूले भी कहते हैं और ज्योतिराव फूले भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो तस्वीर है वो भारत सरकार के द्वारा डाक विभाग के अंतर्गत जो टिकट जारी किए जाते हैं उनमें भी ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले को सम्मान देते हुए डाक टिकट जारी किया गया है। तो चलिए बच्चों, हम लोग सीधे पेज नंबर 118 पे फोकस करते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। चलिए, निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले काफ़ी मुखर थे। मुखर थे का मतलब होता है बच्चों कि वो काफ़ी कुछ अपनी वाणी से बोल जाते थे, है ना। 1800 या लिख जाते थे, लिखते थे, है ना, बोलते थे या लिखते थे, वो काफ़ी मुखर थे। 1827 ईस्वी में सतारा, आधुनिक महाराष्ट्र में जन्मे फूले ने छुआछूत, जाति प्रथा, महिला कल्याण पर जोर दिया। बच्चों, आप महाराष्ट्र का मानचित्र, जो वर्तमान मानचित्र है, उसे आप देख सकते हैं कि सतारा कहाँ पे है। तो सतारा महाराष्ट्र राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में है। तो ये सतारा के बारे में हम लोग विशेष करके चौथे चैप्टर, 5वें चैप्टर में भी हम सतारा के बारे में पढ़े हैं और हम ये जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने इसी सतारा को अपनी हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत सतारा को अपने अधिकार में कर लिया था। देखिए, ये सतारा जो शहर है उसका कुछ विहंगम दृश्य है, इसको आप देख सकते हैं। ये भी सतारा का ही है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे बच्चों कि ज्योतिराव फूले, जिनका जन्म सतारा में हुआ था, तो उन्होंने किस प्रकार से अपनी मुखरता के माध्यम से छुआछूत, जाति प्रथा, महिला कल्याण, दलितों का उद्धार, स्त्रियों की शिक्षा इत्यादि में अपना समूचा जीवन अर्पित कर दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले काफ़ी मुखर थे। 1827 ईस्वी में सतारा, अब बताया मैंने आपको, आधुनिक महाराष्ट्र में जन्मे फूले ने छुआछूत, जाति प्रथा, महिला कल्याण पर जोर दिया। उन्होंने दलितों और स्त्रियों के उद्धार के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। 1848 ईस्वी में उन्होंने निम्न जाति की कन्याओं के लिए पहला स्कूल खोला।
हाँ विद्यार्थियों, आज जो आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में बच्चियाँ, कन्याएं, कहीं भी गर्ल्स जिनको हम कह सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकती हैं बेरोक टोक, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समय स्त्रियों को पढ़ना, लड़कियों को पढ़ना, कन्याओं को पढ़ना, गर्ल्स को पढ़ना बहुत मुश्किल काम था, है ना। तो सन 1848 में क्या करते हैं ज्योतिबा राव फूले, ये विद्यालय खोलते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया ताकि वह उस स्कूल में कन्याओं को पढ़ा सके। ठीक है, आज तो बच्चों हम लोग इस समस्या से नहीं जूझते। आज हम देख रहे हैं कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। जैसा कि बच्चों हम लोग 8वें चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा, महिलाओं की स्थिति में सुधार वाले चैप्टर में, कि आज महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं, है ना। वो आर्मी में हैं, पायलट हैं, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में हैं, खेल के क्षेत्र में हैं, हर क्षेत्र में हैं। लेकिन एक समय स्त्रियों के लिए स्कूल खोलना भी बहुत मुश्किल था बच्चों, है ना। बाद में उन्होंने कन्याओं के लिए और भी स्कूल खोले। सितंबर 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। बच्चों, सत्य शोधक समाज, याद रखिएगा इस नाम को। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था दलित जाति के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करना। बच्चों, आपके मन में आ रहा होगा कि दलित जाति क्या होती है। बच्चों, हिंदुओं में कुछ जाति, ऐसा कहना होगा कि अशिक्षा के कारण या विगत सामंतवादी व्यवस्था के कारण कुछ लोगों को, कुछ जातियों को निम्न श्रेणी में का माना जाता था और उनके साथ छुआछूत जैसी समस्या थी और जाति प्रथा बहुत भयावह स्थिति में था। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, उनसे काम भी लिया जाता था और उनको सम्मान भी नहीं दिया जाता था। तो बच्चों, किसी भी समाज के पतन के लिए ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो हिंदू समाज में ये चीज़ था, है ना। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ज्योतिबा राव फूले ने जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की तो सही की या गलत की। तो निश्चय ही आप कह सकते हैं कि नहीं, वो उन्होंने सही काम किया। इसके अलावा भी विद्यार्थियों, ज्योतिबा राव जो फूले जी जो थे, उन्होंने काफ़ी मुखर होकर जो उस समय की जो व्यवस्था थी, सामाजिक ताना बाना था, उसकी उन्होंने आलोचना की, है ना। सितंबर 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और सभी जातियों और धर्म के लोगों के लिए इसके द्वारा जो रास्ता है वो खोल दिया गया। तो बच्चों, ये तिथि याद रखिएगा, ये साल याद रखिएगा 1873। जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आप बोलेंगे सितंबर 1873 में। ठीक है। महात्मा फूले ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोधी थे। मतलब कोई एक जाति विशेष जो समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित थे और दूसरे लोगों को सम्मान नहीं था, तो इसके वे मुखर विरोधी थे, है ना। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। तो ये कहना है किसका? ये ज्योतिराव फूले का। फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी। बच्चों, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि सत्यशोधक समाज तो उन्होंने बनाया 1873 में, और उसी साल उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, है ना। तो ये पुस्तक जो है बच्चों, लिखने के बाद ज्योतिबा राव फूले ने अमेरिकी लोगों को समर्पित किया था। बच्चों, आप सोचेंगे अमेरिकी लोगों को क्यों समर्पित किया था, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि अमेरिका में बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध हुआ था।
इसके पीछे कारण क्या था? वहाँ की दास प्रथा। बच्चों, दास प्रथा का मतलब यह होता है कि इंसानों की खरीद बिक्री होती थी वहाँ पे, है ना। अफ्रीका और एशिया के कई देशों से, ज़्यादातर अफ्रीकी देशों से लोगों को जानवरों के मोल खरीद कर ले जाया जाता था और वहाँ पर अमेरिका में उनसे खेती के काम और दूसरे सारे काम लिए जाते थे। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों, गुलामों की बिक्री, दक्षिणी कैरोलिना, अमेरिका, 1856, है ना। तो ये दास प्रथा जो है ना, वो काफ़ी भयावह स्थिति में था अमेरिका में, तो इसको दूर करना बहुत ज़रूरी था। तो देखिए बच्चों, गृह युद्ध अमेरिका में तब तक हो चुका था और गृह युद्ध दशकों तक हुआ था। गृह युद्ध क्या होता है बच्चों? गृह युद्ध का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि आपस में ही अपने देश के नागरिक जब एक समूह दूसरे समूह से जब लड़ने लगते हैं ना, तो वो होता है गृह युद्ध, है ना। तो गृह युद्ध के बाद अमेरिका में दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी। यह पुस्तक उन्होंने सभी अमेरिकी लोगों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को समान बनाने का प्रयास किया। बच्चों, यहाँ काले गुलामों क्यों लिखा हुआ मैं बता देता हूँ। जैसे भारत में उच्च जातियाँ और निम्न जातियों के बीच हमेशा जो है एक अच्छा संबंध नहीं रहा और जैसा सम्मान एक दूसरे को मिलना चाहिए वैसा नहीं रहा। उसी तरह से अमेरिका में भी काले और गोरे लोगों, है ना, श्वेत लोगों और काले लोगों के बीच बहुत लंबा संघर्ष चला है। तो उस संघर्ष में विशेष करके काले लोगों को ज़्यादा भुगतना पड़ा। आप ये चीज़ दक्षिण अफ्रीका में भी जान सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो अपार्थीड की जो नीति थी, रंगभेद की नीति थी, आपको बच्चों नहीं मालूम होगा लेकिन मैं बता देता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका जो है देश, वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका को बहुत सालों तक जो है क्रिकेट से उसको मुक्त कर दिया गया था। उसको क्रिकेट खेलने के लिए शामिल नहीं दिया जाता था, उसको बैन किया गया था। क्यों बैन किया गया था? क्योंकि वे लोग जो है रंगभेद की नीति को मानते थे। तो दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पे बच्चों बहुत सारी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि सिर्फ गोरे लोग ही जा सकते थे और काले लोग नहीं जा सकते थे। वहाँ पे गोरे लोगों के लिए अलग स्कूल तो काले लोगों के लिए अलग स्कूल। तो बच्चों, क्या एक आधुनिक समाज में ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में जो दास प्रथा था उसका उन्मूलन हुआ, उसका एबोलिशन हुआ। देखिए यहाँ पे है 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो 2 दिसंबर को दास मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो ज्योतिराव फुले ने जो पुस्तक लिखा था उस पुस्तक को अमेरिकी भाई बहनों को समर्पित किया था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, 20वीं शताब्दी में जाति सुधार आंदोलनों ने और जोर पकड़ा। पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में ई.वी. रामास्वामी नायक जैसे महान दलित नेताओं ने इस आंदोलन को नई ऊंचाइयां प्रदान की। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानेंगे और ई.वी. रामास्वामी नायक जी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या क्या जाना? इस वीडियो के माध्यम से आपने सत्यशोधक समाज के बारे में जाना, आपने ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्रीबाई फूले के बारे में जाना, और आपने ये भी जाना कि उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था गुलामगिरी, है ना। और सत्यशोधक समाज की स्थापना क्यों हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी दलित जाति के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और
ज्योतिबा राव फूले जी ने विशेष रूप से क्या किया था? विशेष रूप से इन्होंने कन्याओं के लिए स्कूल खोले थे, अपनी पत्नी को भी खूब अच्छी तरह से शिक्षित करके उन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है बच्चों, ये सब बातें तो आप समझ रहे हैं। तो बच्चों, इस चौथे वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें और इस चैप्टर पे आप बने रहें और खूब अच्छी तरह से आप टेक्स्ट बुक को भी पढ़ें और ज़रूरी चीज़ों को आप नोट करें, ताकि इस चैप्टर के कोई भी अंश आपसे नहीं छूटे। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।